जय हिंद फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई 2023। आज के करंट अफेयर हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 126वें रैंक पर भारत है। पहले नंबर पर आपका आइसलैंड है, जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो शांति तो वैसे भी रहेगी। ठीक है। इंडिया की कुछ रैंकिंग के बारे में आपको पता चलना चाहिए। जैसे SDI है, ठीक है, यहाँ पर इसकी रैंक है 132। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हैप्पीनेस 126वीं रैंक है। भुखमरी में 107वीं रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम में 161वीं रैंक है और लॉजिस्टिक्स में 38वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। G7 इसकी मेजबानी जो है जापान करेगा। G7 में कौन से देश शामिल है, इसकी ट्रिक आपके सामने है कि GF जूस, ठीक है ना। GF यानी G मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस, जूस का मतलब J जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ठीक है, ये सारे देश इसमें शामिल हैं, 7 के 7 देश। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है USA यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया। वह कब औपचारिक तौर पर अलग हुआ था। 2017 को उसने घोषणा हुई थी और 2018 को वो अलग हो गया था यूनेस्को से। ठीक है ना। यूनेस्को कहाँ पर इसके मुख्यालय है, पेरिस में है। भारत का 40वां जो सदस्य है, मतलब वो जो साइट है वो कौन सी है, नवीनतम उसकी धौलावीरा है। ठीक है ना। 40 चीज़ें जो है यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर कौन बना है। नया मेंबर जो है NDB का नया मेंबर मिस्र बना है। और आसियान का नया मेंबर कौन बना है, तो तिमोर बना है। ये 11वां देश बना हुआ है। ठीक है ना। आसियान का नया मेंबर तिमोर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है। ये याद रखिएगा, कैंसर कारक पदार्थ यानी क्या है, इसका नाम है आपका एस्पार्टम। एस्पार्टम जो है इसको जो है कैंसर कारक पदार्थ के रूप में घोषित किया गया है। WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है ये एस्पार्टम। एस्पार्टम जो है आपको शुगर फ्री वाली चीज़ों में मिल जाएगा और कोल्ड ड्रिंक्स में, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो कोका कोला, पेप्सी, खैर जो भी हैं, इसमें आपको एस्पार्टम की मात्रा 99% तक भी मिल जाती है। ठीक है। और उससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है वहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुछ पॉइंट शुगर के बारे में ध्यान देते हैं। जैसे कि टेबल शुगर किसे कहते हैं। टेबल शुगर ग्लूकोज और सुक्रोज को भी कहते हैं। ग्लूकोज को आप ब्लड शुगर भी कह सकते हैं क्योंकि ब्लड में शुगर ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है। केन शुगर को ही टेबल शुगर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और फ्रूट शुगर जो है वो फ्रक्टोज को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ की है। तो किसने प्रारंभ की है, कनाडा ने। यानी कि यहाँ पर श्रमिकों को आकर्षित किया जाएगा। ठीक है। जैसे आपका वीज़ा है, आपका 6 महीने का वीज़ा बना, आप वहाँ पर गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है ना कि 6 महीने और एक्सटेंड कर देंगे कि नहीं नहीं रहो रहो। अगर तुम स्किल्ड लेबर हो, तुम्हारे अंदर स्किल है, तो भैया तुम रह सकते हो वहाँ पे। ठीक है। चलिए कनाडा के बारे में कुछ जान लेते हैं। कनाडा के बारे में कुछ पॉइंट है। जैसे राजधानी उसकी ओटावा है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और इसमें एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। किस चीज़ को लेकर के था, ओजोन संरक्षण को लेकर के। ओजोन संरक्षण को लेकर के किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया। इसका सही जवाब है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। ठीक है। धम्म चक्र प्रवर्तन यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल। धम्म चक्र प्रवर्तन पहली बार कब दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। जब भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था तो उसी को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है। सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश कहाँ दिया है, श्रावस्ती में। अच्छा ठीक है, श्रावस्ती में दिया है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सोचिए कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश यहाँ दिया है। और आज के अगर जनरेशन में देखा जाए वर्तमान में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो है साक्षरता वाला जो जिला है वो ही श्रावस्ती बना बैठा है। ठीक है। मतलब गजब का एकदम से चल रहा है। ठीक। जबकि वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा का बुद्ध जी का जन्म हुआ था, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। आइए
कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कब होता है। जैसे जब 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख आप मंथ में देखते हैं तो जो बीच का महीना 15 तारीख होता है, यहाँ कहीं अमावस्या पड़ती है और लास्ट मंथ के लास्ट में जाकर के आपकी पूर्णिमा पड़ती है। तो 1 से 15 के बीच में आपका कृष्ण पक्ष होता है और 15 से 30 के बीच में आपका शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफ़ी योजना का संबंध किस देश से है। तो यहाँ पर यूएसए से, यूएसए ने कहा है कि छात्र जो है, बाइडन ने कहा है कि छात्र जो उन्होंने लोन ले लिया है, ऋण ले लिया है और कोविड काल में ले लिया, काम नहीं कर पाए, जमा नहीं कर पाए पैसा, तो अच्छा है कि उनके ऋण माफ़ कर दिया। लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ना, ऋण माफ़ी नहीं होगी। भाई इतना अरब रुपया है, 400 गुणे 75, अगर आप यहाँ 80 मान लो, 400 गुणे 75 कर दो ना, तो मतलब इंडिया उसका फिर अरब डॉलर, अरब है ना, इतना मतलब इतना जीरो है कि कॉपी ही भर जाए। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। ठीक है ना, यहाँ पर किया गया है। ये 64वीं बैठक है। GEF की स्थापना जो है 1992 में जब रियो सम्मेलन हुआ था तब किया गया था। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखना, जो जैसे कि COP15। ठीक है, COP15 की मेज़बानी किसने की थी, कनाडा ने की थी। किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है COP15। ठीक है ना, और ये मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। अध्यक्ष इसका कौन था, चीन बना था। ठीक है ना, अध्यक्ष देश कौन था, चीन था। और इसका जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो किस नाम से हुआ है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल। यानी कुनमिंग देखो चीनी वाली शब्द आ गया और मॉन्ट्रियल आपका कनाडा वाला, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल। ठीक है ना, एग्रीमेंट यही हुआ था। आइए कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि COP27 है। COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। ठीक है, COP28 कहाँ होगा, ये होगा UAE में। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। ठीक है ना, जब UNFCCC के मेंबर जो है जब पार्टीज करते हैं, बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसको COP बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1994 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन बना है। पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब तमिलनाडु बन चुका है। तमिलनाडु टॉप पर आ चुका है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो गुजरात में, गुजरात के काकरापारा में शुरू हुआ है। ठीक है ना, 700 मेगावाट क्षमता वाला। ठीक है, 700 मेगावाट क्षमता वाला। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 है, भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ठीक है ना, दोहा डायमंड लीग में भी उन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता था। ठीक है, तो दोनों जगह उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, जैसे लुसाने डायमंड लीग है, दोहा डायमंड लीग है। ठीक है, आइए आज की करंट अफेयर ही समाप्त होती है। और से अधिक अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमें मैसेज कर दीजिए, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।